हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आप लोग का कई दिनों से डिमांड था सर कि पंचायत सचिव के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो लेकर के आइए, तो उसी के रिगार्डिंग हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। पंचायत सचिव के बारे में हम एक एक फैक्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे बोर्ड पर मैंने पॉइंट आउट किया है हर एक चीज को, इसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। अगर आपका भी सपना है कि बिहार जैसी की जो बहाली निकली हुई है सेकेंड इंटर स्तरीय, है ना, तो उसमें जॉब ले, उसमें भी पंचायत सचिव का जॉब ले, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय जानेंगे, उसके बाद क्या पंचायत सचिव का पावर होता है, उसका कार्य दायित्व क्या है ये जानेंगे। फिर उसको कितना पेमेंट वगैरह मिलता है, वेतन आदि उसको मिलता है। फिर इस जॉब में क्या आगे की पढ़ाई के लिए हमको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा तो सवाल यही बच्चों का रहता है, क्योंकि अदर जॉब में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या इस जॉब में अगर हम जाते हैं तो पढ़ने के लिए टाइम हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अलावा है कि वर्कलोड कितना होता है, मतलब पंचायत सचिव का जब हमको जॉब अगर मिल जाए तो कितना काम करना पड़ेगा, इसका वर्क का लोड कितना होता है। लास्ट में इन सभी पॉइंट को मिला करके हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या वाकई में पंचायत सचिव के बारे में जो हम सुनते हैं सही है या गलत है, क्या वाकई में ये पावरफुल पोस्ट है या नहीं है। इन सभी चीजों पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देते हैं। सीधा मतलब समझना है, जैसे ब्लॉक में वीडियो होता है उसी तरह ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव होता है। मतलब ब्लॉक का प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे हेड होता है, उसी तरह ग्राम पंचायतों का पंचायत सचिव हेड होता है। यूं समझ गए। अब देखिए क्या है कि पावर और कार्य दायित्व के बारे में समझेंगे। तो अगर इस पंचायत सचिव के पावर को देखिएगा तो अनंत पावर है। पंचायत सचिव के पास जितना पावर है, मेरे देखने से पंचायत में, ग्राम पंचायत में कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं है जिसके पास इतना पावर है। रीजन क्या है, मेन बात समझिए। अगर दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करते हैं या कोई दूसरा जॉब लेते हैं, ठीक है, जिसे बिहार एसएससी में जो सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी निकाली है उसमें 22 प्रकार के पद हैं। तो 22 प्रकार के पद में पंचायत सचिव ही यूनिक पद क्यों है, इसका रीजन है। रीजन इसलिए है कि बाकी जो पद है ना, वो अलग टाइप का है। अब पंचायत सचिव जो पद है ये अलग टाइप है, यूनिक टाइप है। रीजन है कि पंचायत सचिव को, ठीक है, फाइनेंशियल पावर मिला हुआ है। आपको ध्यान देना है, इसके पास वित्तीय पावर रहता है, वित्तीय शक्ति इसके पास रहता है। अब वित्तीय शक्ति कहने का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत को चलाने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं सरकार संचालित करती है, तरह तरह की स्कीम देती है या तरह तरह के पर्सनल योजनाएं चलाती हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों में जितने भी योजनाएं संचालित होती है या कार्य किए जाते हैं या लोगों को तरह तरह के जो पर्सनल स्कीम्स या अनुदान दिए जाते हैं, उसका एकाधिकार सिर्फ पंचायत सचिव के पास होता है। ठीक है, अब आपको हम बता दें सबसे पहले कि ग्राम पंचायतों में लोगों की गलत फहमी ये होती है कि जो पंचायत सचिव जो सचिव होता है ये मुखिया का सचिव होता है। सबसे पहले समझिए, ये मुखिया के अंडर होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यही सबसे बड़ी गलत फहमी है इस जॉब में, पंचायत सचिव जॉब में, कि पंचायत सचिव मुखिया के अंदर रहता है। ये बिल्कुल गलत बात है। भाई अंदर कैसे रहेगा, आप समझिएगा। ये मुखिया एक प्राइवेट आदमी होता है, पंचायत सचिव एक सरकारी आदमी होता है। ठीक है, तो सरकारी आदमी प्राइवेट आदमी के अंदर कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। खुद इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खुद में सोचने वाली बात है। तो हम जो पंचायत सचिव लोग होते हैं, ये मुखिया का सचिव न होकर के पूरे ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत कहने का मतलब है कि जितने भी ग्राम पंचायत सदस्य हो गए, जिसमें मुखिया जी आ गए या सभी वार्ड सदस्य आ गए, इन सबको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, है ना। तो ये टोटल ग्राम पंचायत का सचिव होता है पंचायत सचिव। अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पावर के बारे में,
तो पावर देखिए क्या है कि ग्राम पंचायतों में सबसे पहले तो आप समझ गए कि इसको वित्तीय पावर एकमात्र ऐसा पद है जिसको वित्तीय पावर दिया गया है। वित्तीय पावर को मैंने इसके पहले ही बता दिया था कि जब ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है, जैसे मान लीजिए कि ग्राम पंचायत में कोई सड़क आप बनवाते हैं, ठीक है, या गली नली बनवाते हैं, या कहीं कुआं का जीर्णोद्धार करते हैं, या छठ घाट बनवाते हैं, ठीक है, या सामुदायिक भवन बनवाते हैं, या पंचायत भवन बनाते हैं, या पंचायत सरकार भवन बनाते हैं, है ना। इन तमाम जो क्रियाकलाप है या तमाम जो योजनाएं हैं, इसका विभागीय अभिकर्ता पंचायत सचिव होता है। अभिकर्ता कहने का मतलब है कि जब ये योजनाएं समाप्त हो जाती है तो उसका अंतिम में भुगतान होता है, पेमेंट होता है सरकारी पैसा का, वह सिर्फ और सिर्फ पंचायत सचिव के द्वारा ही निकलता है। सिर्फ पंचायत सचिव के सिग्नेचर से ही उस राशि को आप निकाल पाएंगे। अगर पंचायत सचिव नहीं चाहेगा तो ग्राम पंचायत का विकास बिल्कुल ठप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इसी से मिला सकते हैं कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव का कितना बड़ा रोल है। तो ये तो हो गया कि वित्तीय पावर इसके पास है, पंचायत सचिव के पास, कि सभी योजनाओं का भुगतान करता है, उसका विभागीय अभिकर्ता होता है। उसके साथ साथ जो पर्सनल स्कीम्स या अनुदान सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके द्वारा जो चलाई जाती है, उन सभी योजनाओं का भी अनुशंसा करने वाला अधिकारी के रूप में जाना जाता है। जैसे विभिन्न तरह के जो पेंशन मिलते हैं, विभिन्न तरह के पेंशन, जिसे आप कह सकते हैं उसको वृद्धा पेंशन कह सकते हैं। उसके अलावा जिन स्त्रियों के पति मर जाते हैं तो उनको विधवा पेंशन मिलता है, या विकलांग पेंशन मिलता है ना। बहुत तरह के पेंशन मिलता है। उसके अलावा आ जाइए राशन कार्ड बनवाना, या राशन कार्ड नया इशू करना, राशन कार्ड से नाम हटवाना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, इन तमाम क्रियाओं को लेकर के, इन तमाम जो अनुदान है, इसको पंचायत सचिव जब तक अनुशंसा नहीं करेगा ये नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, उसको राशन नहीं मिलता है और राशन के लिए आवेदन करता है, अगर पंचायत सचिव अनुशंसा करके लिख देता है कि अमुक आदमी ये राशन पाने योग्य नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा। जिन्होंने में भले वह राशन लेने लायक है, गरीब है, लेकिन अनुशंसा अगर गलत ही अनुशंसा अगर पंचायत सचिव कर देता है तो उसको नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वही अनुशंसा कर देता है कि ना इसको राशन कार्ड दिया जा सकता है, तो तुरंत प्रोसेस में उसका काम आ जाता है और कुछ दिनों के बाद उसका राशन कार्ड बन के उसको मिल जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कितना कार्य है, कितना दायित्व है पंचायत सचिव को। आप खुद इस तमाम क्रियाकलापों से, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं या अनुदान है, चाहे वो पर्सनल हो या चाहे सामूहिक हो, इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं से पंचायत सचिव ही अनुशंसा करता है, ठीक है। तो इन चीजों पर आप समझ गए पावर और कार्य दायित्व पूरा पंचायत का एचओडी होता है पंचायत सचिव। अब देखेंगे वेतन आदि पर, तो वेतन आदि को हम थोड़ा सा लास्ट में सोचने का प्रयास करेंगे। रीजन है कि स्पेस नहीं है, वेतन को समझने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। अब देखेंगे इस जॉब में स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आपको सोचना क्या है कि देखिए पंचायत सचिव का जो पोस्ट है, इसमें अगर देखा जाए ध्यान से, चूंकि हम लोगों का लगभग 2 साल होने जा रहा है जॉब करते हुए, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में अनुभव भी अच्छा खासा हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। जैसे हम लोग भी, जैसे मैं खुद जॉब करने के साथ साथ खुद की पढ़ाई करता हूँ, आप लोग के लिए वीडियो भी बनाते हैं। तो वीडियो इतना आसान तरीका से नहीं बनता है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप आसानी से, आराम से पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं, इसमें से कहीं से डाउट नहीं है। काम कुछ नहीं होता है, अगर आप चाहेंगे सप्ताह में 2 दिन भी अगर बढ़िया से काम कर देंगे तो 1 सप्ताह का काम 2 दिन में आप निकाल सकते हैं। बाकी दिन आप फ्री होकर के पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से कोई टेंशन नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस जॉब में पढ़ने के लिए एकदम फ्री टाइम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद है कि वर्कलोड क्या है, समझिए। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि अब कोई भी जॉब है तो मान लीजिए कि उसके एवज में आपको सैलरी गवर्नमेंट देती है, तो फ्री में नहीं देती है। अब
कौन बताइए कौन ऐसा जॉब है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क नहीं है? ठीक है, हर जॉब में रिस्क होता है, बिना रिस्क के कुछ होता ही नहीं है। इसमें भी है थोड़ा बहुत रिस्क, इस चीज को हम मानते हैं। वर्कलोड कब हो जाता है? हमेशा नहीं होता है। जैसे इलेक्शन का टाइम आ गया, इलेक्शन में आपको क्या करता है, उस समय आदमी थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो जाता है। जैसे अभी आजकल हम लोग को टाइम बहुत कम मिल रहा है। रीजन क्या है कि वित्तीय वर्ष जो है 24-25 स्टार्ट हो गया है। उसके लिए हर एक ग्राम पंचायतों में योजनाएं 15वीं वित्त और षष्ठम वित्त के तहत योजनाएं संचालित होती है। तो षष्ठम वित्त जो है ये बिहार राज्य द्वारा संचालित है, जबकि 15वीं वित्त जो है केंद्र सरकार द्वारा है। तो उसका दिशा निर्देश आया है कि बहुत जल्द जो है इस वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष मतलब 2024 से 25 तक, है ना, 25 के लिए योजनाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसको लेकर के टाइम नहीं मिल रहा है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो इसको लेकर के भी थोड़ा इंगेजमेंट ज्यादा हो गया है। तो इन टाइम पर थोड़ा सा वर्कलोड हो जाता है जब इलेक्शन का टाइम आए तब। उसके अलावा अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गया, तो उस समय गवर्नमेंट आपको ही हर चीज के लिए वहां पर नियुक्त करती है। जैसे बाढ़ आ गया तो जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है तो वहां पर राशन पानी इत्यादि का व्यवस्था करने के लिए पंचायत सचिव को ही सरकारी राशि अलॉट किया जाता है, और पंचायत सचिव ही अपने विवेक बुद्धि से उस सरकारी राशि का यूज कर पाता है। ठीक है, तो उस टाइम में थोड़ा सा ये व्यस्तता ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी आपके पास सरकार वित्तीय पावर दे करके ये सब काम सौंपती है, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। क्योंकि सबसे पहले तो वित्तीय पावर आपको मिला, उसके अलावा पूरे ग्राम पंचायत का आप एक अधिकृत विभागीय अभिकर्ता होते हैं, उसका भुगतान करते हैं। उसके अलावा विभिन्न तरह के जो ग्राम पंचायतों में योजनाओं के साथ साथ जो पारस्परिक या यूं कहिए व्यक्तिगत अनुदान होते हैं, लोग भी आपको बहुत ज्यादा खोजते हैं, आपका सम्मान भी देते हैं। क्योंकि उन सभी तमाम अनुदान का जब तक अनुशंसा आप नहीं करेंगे तब तक उसका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने बता दिया राशन से संबंधित कार्य या विभिन्न पेंशन से संबंधित कार्य। उसके अलावा एक योजना चलता है कबीर अंत्येष्टि योजना। ठीक है, ये बीपीएल धारी लोगों के लिए होता है कि अगर किसी बीपीएल धारी परिवार में कोई सदस्य की किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत 3000 रुपया सरकार के द्वारा उसको मुहैया कराया जाता है। तो पंचायत सचिव के द्वारा ही निकाल करके उसको राशि तुरंत दिया जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत कचरा प्रबंधन का कार्य हर एक ग्राम पंचायत में चल रहा है। तो उसमें कर्मियों का चयन करना है, सफाई कर्मियों का चयन करना है। तो उन सफाई कर्मियों का चयन करने के बाद जब वो काम करते हैं तो उसका टोटल कर्मियों का जो वेतन होता है उसका जो भुगतान है सिर्फ आपके हाथों से ही होता है, तो वो आपके अधिकार के अंतर्गत आ गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी आपका ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें पंचायत से ग्राम पंचायत द्वारा जो शिक्षक नियोजित किए गए हैं, उसमें बहाल किए गए हैं, उनका जो पेमेंट मिलता है, उनके पेमेंट के एडवाइस जो होता है उस पर आपका साइन होता है, और जिस बैंक से उनका पेमेंट मिलता है उस बैंक में भी आपका क्या होता है, साइन जाता है, तभी जाकर के उनको पेमेंट मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपके कार्य को आसान करने के लिए आपको बहुत सारा स्टाफ सरकार ने दी है। जैसे आरडीपीएस काउंटर पर कंप्यूटर का संचालन करने के लिए कार्यपालक सहायक को दिया है, जिसका भी पेमेंट आपके अब्सेंटी भेजने से ही होता है। ठीक है, उसके अलावा लेखापाल जिसको अकाउंटेंट कहा जाता है वो भी आपकी सहायता के लिए दिया है। उसके अलावा टीए दिया है, टेक्निकल असिस्टेंट, या उसको जेई भी कहते हैं, जूनियर इंजीनियर, आपके कामों को सहायता करने के लिए दिया है। तो इस बहुत सारे स्टाफ्स हैं। उसके अलावा तो जो अदर लाइन डिपार्टमेंट के स्टाफ्स हैं, जैसे विकास मित्र हो गया, आपका किसान सलाहकार हो गया, पीआरएस पंचायत रोजगार सेवक हो गया, मनरेगा का, तमाम ये जो है स्टाफ आपके आपका सहयोग करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव की क्या भूमिका है और क्यों ये पावरफुल पद है। ठीक है, उसके अलावा टाइम मिल गया, वर्कलोड हो गया। अब देखिए वेतन आदि के बारे में हम आसानी से चर्चा करेंगे। वेतन के बारे में क्या इसका हाइपोथेसिस है, कितना वेतन मिलता है, क्योंकि सभी का सवाल आकर के वेतन पर ही रुक जाता है। तो ये देखते हैं वेतन का डिटेल। तो देखिए हम पेमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि पेमेंट ही मेन मुद्दा होता है ना। तो देखिए बेसिक सबसे पहले आप समझेंगे कि जो पंचायत सचिव का पद है ये 7th पे कमीशन के अनुसार
ये ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है, समझेंगे किस पोस्ट लेवल का है, ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है 7th पे कमीशन अनुसार। इसका सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक पे जो है, इसका बेसिक पे 21,700 है। इसका जो पे ग्रेड है, पे ग्रेड ये 2000 है, पे ग्रेड कितना है 2000 है, बेसिक पे कितना हो गया 21,700। अब ये बेसिक पे पर आपका डियरनेस अलाउंस मिलता है, ठीक है, महंगाई भत्ता मोटा मोटी ये 46% होता है, ये बढ़ते रहता है ना। अगर 46 से मान लीजिए अगला साल 4% और बढ़ जाएगा तो 50% आपका भत्ता बढ़ जाएगा। तो टोटल बेसिक पे का 4% आपका ऐसे ही मतलब 800 साढ़े 800 के करीब आपका बढ़ जाएगा ये पेमेंट। तो डियरेंस अलाउंस जो है आपका 46%, तो 21,700 का 46% आपका 9,982 रुपया, मतलब मोटा मोटी 10,000 रुपया इसका ये हो गया, डीए हो गया। HRA जो होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये हाउस रेंट 4% मिलता है। जो जब आपकी पोस्टिंग अगर हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि ग्रामीण इलाकों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस आपको 4% ही अलाउ होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र है, अगर सदर ब्लॉक में आपका हो जाता है तो वहाँ पर 8% आपको मिलेगा, लेकिन सामान्यतः 4% ही मिलता है, जिसे हमको 4% ही मिलता है, ठीक है। तो 4% अगर निकालेंगे 21,700 का तो 868 रुपया हो गया। अब एक ये मेडिकल अलाउंस है, 1,000 रुपया मेडिकल अलाउंस का देता है, तो इन टोटल को जोड़ेंगे आप तो 33,550 रुपया हो जाता है, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका 33,550 रुपया। अब इसमें से क्या है कि एनपीएस गवर्नमेंट काटती है। एनपीएस क्या होता है, तो न्यू पेंशन सिस्टम, याद रखेंगे, न्यू पेंशन सिस्टम, ठीक है। पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन सिस्टम, जिसको सरकार खत्म कर दिया, न्यू पेंशन सिस्टम। अब इसमें क्या है, न्यू पेंशन सिस्टम है कि आपका जो बेसिक पे है मतलब 21,700 और आपका डीए है जिस मतलब लगभग 10,000 का, इस टोटल का 10%, तो टोटल का 10% मोटा मोटी 3168 3,168 रुपया होता है ना। इतना आपके टोटल अमाउंट में से सरकार काट लेती है, ठीक है। तो जितना काटती है उतना ही सरकार इसमें एड भी करके जमा करती है। तो मोटा मोटी अगर आप 3100 काटती है या 3200 काटती है तो 3200 इसमें से काट ली अपने में से, अब 3200 खुद सरकार जमा करेगी, तो 3200 6400 मतलब 6,400 का 6,400 लगभग हर महीने एनपीएस में आपका राशि जमा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम 3168 घटाएंगे 33,550 में से, तो आपका नेट अमाउंट कितना निकला 30,382, मतलब मोटा मोटी हर महीने जब आप ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में हर महीने आपके खाते में 30,000 प्लस रुपये आएंगे। तो इसका वेतन आदि भी ठीक ठाक है ना। और जिस कारण से ये पोस्ट जो है फेमस है, प्रचलित है, ये बात आप जान भी रहे हैं क्यों प्रचलित है, क्योंकि इस पद में जो पंचायत सचिव है इसको वित्तीय पावर मिला है ना। तो सब चीज़ कहना जरूरी नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो ये ऑफिशियली मैटर है आप इसको समझ सकते हैं कि आपके अकाउंट में 30,000 से अधिक राशि आता है, ठीक है। तो ये तो पेमेंट के बारे में हो गया, आपके वेतन आदि के बारे में हो गया। अब एक और सवाल रहता है आप लोगों का कि सर ये पंचायत सचिव का जो पद है क्या ये टाइपिंग वाला पद है कि नॉन टाइपिंग पद है। इसके पहले में भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है टाइपिंग और नॉन टाइपिंग को लेकर के। तो पंचायत सचिव आप क्लियर कर समझिए कि पंचायत सचिव का जो पद है ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है ना। लेकिन इसके बारे में एक चीज लिख दिया है, ये वांछनीय योग्यता के बारे में। तो वांछनीय योग्यता के बारे में वही कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप पास करिएगा कंप्यूटर वाला एग्जाम में तभी आपको ये पोस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टाइपिंग नहीं भी देते हैं या कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी लगाते हैं तो पंचायत सचिव का पद जो है आपको अलर्ट होगा। हाँ, लेकिन वांछनीय योग्यता कहने का मतलब आपको समझना है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन से आपका ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा है ना, तो आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है 2 साल का। उस 2 साल के अंतर्गत आपसे एग्जाम या आपसे जो आयोग है एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा। आयोग क्या, अब बीपाड ही एग्जाम आपका कराता है, क्योंकि आप जब
ये इसमें अलॉट कर दिया जाएगा पद आपको पंचायत सचिव का, ठीक है। तो आपका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग कराने वाला बीपाड होता है, बिहार की एक संस्था है बीपाड। ये बीपाड का दो जगह पर इसका सेंटर है, एक तो आपका पटना में है फुलवारी शरीफ और एक गया में है। आपको कहीं भी इसके ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा वहाँ पर वेल मेंटेनेंस या वेल मैनेजमेंट सब सिस्टम रहता है। वहाँ हम लोग तो स्टाफ हैं, वहाँ पर तो IAS लोगों का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पूरा टाइम सुबह से शाम तक उसमें इंगेज कर दिया जाता है ना। मतलब टोटल 1 महीना में आप ग्राम पंचायती राज विभाग के हर चीज़ को आप अच्छा से मतलब थ्योरेटिकली जान जाइएगा। तो वही बीपाड जो आपका ट्रेनिंग लेगा, तो उस ट्रेनिंग पीरियड में ही आपसे एक टेस्ट लेगा, मामूली सा एग्जाम का, कंप्यूटर का ऑनलाइन टेस्ट लेगा। उसमें आपको पास हो जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पास होना जरूरी होता है, जॉब के करने के बाद भी आप उसमें पास हो सकते हैं। तो ये समझना है कि ये टाइपिंग पोस्ट नहीं है, एक नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो लास्ट में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन को लेकर के। तो इन तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद आप समझ रहे हैं कि पंचायत सचिव के पास कितना कार्य है, ठीक है। उसके बाद उसके पास वित्तीय पावर है मेन रूप से, और ग्राम पंचायतों में बहुत सारे कार्य जो हैं, मैक्सिमम कार्य जो सरकारी कार्य हैं, है ना, ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के द्वारा ही या उसके अनुशंसा के बिना कभी नहीं हो सकता है ना। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके आप देख सकते हैं कि पंचायत सचिव का कितना पावरफुल रोल है ग्राम पंचायतों में, है ना। एक समझिए ग्राम पंचायतों का ये नोडल अधिकारी होता है पंचायत सचिव, और चाहेगा तो ग्राम पंचायत को स्वर्ग बना सकता है, चाहेगा तो ग्राम पंचायत को नरक भी बना सकता है। पूरा जिम्मेवारी ये ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव को ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो आपको अच्छा से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, तब नमस्कार।